तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा? ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, कल हमने टॉपिक पढ़ा ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट ऑफ हीट। तो दो सिस्टम होते हैं यूनिट के, एक एसआई सिस्टम होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, और एक सीजीएस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये लार्जर यूनिट होता है, ये स्मॉलर यूनिट। तो एसआई सिस्टम में हीट का यूनिट क्या है? जूल। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी किसमें गिनी जाती है? जूल में। ठीक है, तो हीट का भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो शॉर्ट में उसको क्या लिखते हैं हम? जूल लिखते हैं। जूल यानी जे, कैपिटल जे। ठीक है, उसी तरह से सीजीएस सिस्टम में हीट का यूनिट क्या होगा? कैलोरी। ठीक है, तो शॉर्ट में उसको सीएल लिखते हैं, कैलोरी। तो समझ में आ गया? एसआई सिस्टम में हीट का यूनिट क्या है? जूल। तो हीट किस में मेजर करते हैं हम? यूनिट यानी किस में मेजर करते हैं उसको? तो किस में मेजर करते हैं हम? जूल में। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में कैलोरी में मेजर करते हैं। अब 1 कैलोरी हीट कब होगी? कब बोलेंगे कि हीट 1 कैलोरी है? ठीक है, जैसा हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, आपको अगर मार्केट से, शॉप से कोई शक्कर लाना है तो क्या बोलेंगे आप? 1 केजी 2 केजी शक्कर चाहिए। ठीक है, उस तरह से। अब हीट 1 कैलोरी हीट है, ये कब बोलेंगे? आगे जानिए। सो द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie. तो 1 कैलोरी हीट कब बोलेंगे हम? तो जो हीट नेसेसरी है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेस करने के लिए वाटर का। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेस करना है ना, बढ़ाना। उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, उस हीट को क्या बोलेंगे हम? 1 कैलोरी। किसके लिए? लेकिन 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर हम ले रहे हैं और कौन से टेम्परेचर पे? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5। अब क्यों लिया यही टेम्परेचर, वो भी हम देखेंगे इसी रेंज में। ठीक है, स्टैंडर्ड अगर हमें यूनिट चेक करना, अगर एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए चाहिए तो यही टेम्परेचर में लेते, क्योंकि इस टेम्परेचर के अलावा अगर हम दूसरी रेंज देंगे तो हमें वैल्यूज क्या होगी? अलग अलग मिल सकती है। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड रेंज लिया जाता है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 55। तो 1 डिग्री हो गया। 14.5 डिग्री सेल्सियस से हमें कब कितना बढ़ाना है, कितना रेस करना है? 15.5, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना वाटर है? 1 ग्राम वाटर। जब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, इतना 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट हीट इज नोन एज 1 कैलोरी हीट। उसे बोलेंगे 1 कैलोरी। समझ में आ गया? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कौन से टेम्परेचर से? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट नेसेसरी है, दैट हीट इज नोन एज 1 कैलोरी। समझ में आ गया? अब 1 किलो कैलोरी क्या होगा? किलो मतलब कैलोरी है लेकिन किलो में कन्वर्ट। तो किलो यानी क्या होता है? 1000। 1 किलो मीन्स 1000। ठीक है, तो 1000 कैलोरी यानी उसको क्या बोलेंगे हम? किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। तो इसके लिए क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केजी। 1 ग्राम के जगह क्या हो जाएगा? 1 केजी। 1 केजी ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी मतलब 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम है तो कैलोरी हीट हो जाएगा, और 1000। ठीक है, किलो कैलोरी मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी क्या होगा? किलोग्राम, 1 किलोग्राम। आगे देंगे तो अगर 1 किलोग्राम वाटर है तो उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, नेसेसरी होगी, दैट हीट इज नोन एज 1 किलो कैलोरी हीट। समझ में आ गया? किलो में कन्वर्ट करना। 1 ग्राम है उसको 1 किलोग्राम वाटर करो, तो 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा वो 1 किलो कैलोरी हीट मिलेगा। आगे देन में अब रिलेशन क्या है? किलो कैलोरी है ना 1000 कैलोरी, जो आपको बता के आ गया। किलो मतलब 1000, ग्राम किलोग्राम, ग्राम है ना। ठीक है, और उसको किलोग्राम लगा देंगे तो क्या होगा? 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो समझ में आ गया यूनिट ऑफ हीट। तो हीट को मेजर करते हैं, हीट का यूनिट है जूल एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में कैलोरी होता है। 1 कैलोरी हीट का मतलब होता है ये अमाउंट है हीट जो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है 1 ग्राम वाटर। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर रेंज, तो टेम्परेचर कहां से बढ़ाना आपको 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, स्टैंडर्ड लिया रेंज, क्योंकि इसके अलावा अगर हम रेंज लेंगे 15 के नीचे या 14 के नीचे या ऊपर वाली, तो उसमें हमें वेरिएशन मिलेगा। आगे जाएंगे तो हीट बराबर नहीं मिलेगा, हर एक बार 1 डिग्री सेल्सियस, हम ये भी बोल सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री बढ़ाने के लिए, या 12 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ाना, लेकिन हर बार हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड रेंज रखी गई है 14.5 से 15.5 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे बोलते हैं हम 1 कैलोरी। अगर 1 ग्राम वाटर है तो वही वाटर की क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, 1 केजी वाटर कर देते हैं, उसी टेम्परेचर पे उतना ही 1 डिग्री सेल्सियस से हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितनी हीट लगेगी उसे क्या बोलेंगे 1 किलो कैलोरी हीट, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में वहां दिया हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर में, इफ वी हीट 1 kg of water by 1 degree Celsius in different temperature range than 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जो हमने टेम्परेचर की रेंज लिया, इसके अलावा दूसरी रेंज में अपन लेते, जैसा अभी बोला 10 से 11 भी 1 डिग्री होता है, 12 से 13 भी होता है, या 15 से 16 भी हो सकता है, 16 से 17 भी हो सकता है, हर किस में 1। तो अगर हम इस रेंज के अलावा दूसरा अगर रेंज कंसीडर करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी स्लाइटली डिफरेंट। तो क्या होगा, जितनी हीट चाहिए वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए, तो स्लाइटली डिफरेंट होगा, हर बार हमें सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू डिफाइन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज व्हाइल डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ हीट। तो जब भी हम हीट का यूनिट डिफाइन करेंगे 1 कैलोरी हीट या 1 किलो कैलोरी हीट, तो हमें ये टेम्परेचर की रेंज दिखाना जरूरी है, क्योंकि इसी टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे, ठीक है। So calorie and joule are related by following relation, और 1 कैलोरी यानी कितना होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना। So 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है। इसका अब देखो वहां साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, he was the first person to show that the kinetic energy of tiny particles of matter appears as heat energy and also that energy can be converted from one form to another, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट है, इनके नाम से जूल, ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, तो इनके नाम से ही हीट का यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो फिजिकल क्वांटिटीज आती है, तो उसके जो यूनिट बने तो किसके ऊपर बने, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, ठीक है, उसके नाम से। जैसे हमने एम्पियर देखा, करंट का यूनिट एम्पियर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, तो ये सब वो साइंटिस्ट के नाम से दिया। आगे जाने उसी तरह से हीट का जो यूनिट है जूल, तो जूल ने डिस्कवर किया, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। He was the first person to show that the kinetic energy of tiny particles of matter appears as heat energy. अब हीट एनर्जी किसके वजह से होती है, कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल से बना है हर सब्सटेंस, एटम से बना है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन होता है, उसकी वजह से हीट होती है। आगे जाएंगे, एंड आल्सो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और जूल ने ये डिस्कवर किया या उसने बताया कि हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी। कन्वर्शन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। द यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड जूल आफ्टर हीट, तो इस साइंटिस्ट के नाम से यूनिट ऑफ हीट क्या हो गया, जूल हो गया। अभी हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। आपको नोट कर लो, यूनिट ऑफ हीट 1 कैलोरी हीट, 1 किलो कैलोरी हीट और उनका रिलेशन। अभी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये क्या चीज है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया है, वो हम करेंगे। तो देखो मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, और ट्रे विद थिक लेयर ऑफ वैक्स, एक ट्रे लेना है, उसमें वैक्स की थिक लेयर लेना, ठीक है। तो इस तरह से थिक लेयर है, ये वैक्स है पूरा, मान के चलेंगे ये क्या है, पूरा वैक्स। ये ट्रे है, उसमें अच्छी लेयर ले लिया हमने वैक्स की। सॉलिड स्पीयर्स ऑफ आयरन, लेड एंड कॉपर ऑफ इक्वल मास, और 3 स्पीयर लेना है,
तो एक स्पीयर होगा आयरन का, दूसरा होगा कॉपर का और थर्ड होगा लेड का। ठीक है, इक्वल मास, इक्वल होने चाहिए उनके मास। तो 3 स्पीयर लेना हमें, एक आयरन का होगा, एक कॉपर का, अलग अलग मटेरियल, आयरन, कॉपर एंड लेड। फिर हमें चाहिए बर्नर और स्पिरिट लैम्प एंड लार्ज बीकर। एक लार्ज बीकर होना, क्योंकि हमें बॉइलिंग वाटर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए लार्ज बीकर लगेगा और वाटर को बॉईल करने के लिए हमें हीट देना है, तो बर्नर लगेगा। ठीक है, अब प्रोसीजर देखो, टेक 3 स्पीयर्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड लीड ऑफ इक्वल मास। तो 3 स्पीयर ले लिया हमने, 3 स्पीयर, एक आयरन का, एक कॉपर का और एक लेड का, और इक्वल मास के होना चाहिए, इक्वल मास होना चाहिए सबका। ठीक है, देन पुट ऑल द 3 स्पीयर्स इन बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम। और तीनों स्पीयर को हमें क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में रखना कुछ समय के लिए। तो क्या होगा, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ समय, क्योंकि मेटल के ये तीनों, तो इसका ये भी टेम्परेचर इनका राइज हो जाएगा बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। तो तीनों का टेम्परेचर हमें कितना करना है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस हमने देखा। 100 डिग्री सेल्सियस होने पे वाटर बॉयल होना चालू होता है, फिर वो कन्वर्शन होता है उसका गैसेस में, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा बॉइलिंग वाटर का, 100 डिग्री। ठीक है, तो जब हम स्पीयर ये वाटर में डालेंगे तो सबका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा इनका, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, धीरे धीरे राइज होगा इनका टेम्परेचर। Take the 3 spheres out of the water. All the spheres will be at temperature 100 degree Celsius. Put them immediately on the thick slab of wax. तो अब ये बॉइलिंग वाटर में हमने डाला, अब ये तीनों का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो तीनों स्पीयर को इमीडिएटली हमें क्या करना है, वाटर से निकाल के ये स्लैब थिक लेयर के ऊपर रख देना, वैक्स के ऊपर। आगे दिन में मान लो वैक्स की लेयर है इस तरह से, थिक लेयर रहेगी नीचे तक ऐसा, तो यहाँ ऊपर में तीनों को रख दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, और फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन, अब क्या होगा, हॉट एकदम 100 डिग्री सेल्सियस वाला हम चीज यहाँ रखेंगे वैक्स के ऊपर, तो वैक्स मेल्ट होगा और ये बॉल कहाँ होंगे, बॉल यानी स्पीयर क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे। आगे चल में, लेकिन तीनों भी इक्वल है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हम देखेंगे तीनों का मास इक्वल है, तीनों का टेम्परेचर भी इक्वल था, लेकिन फिर भी तीनों सेम लेवल तक नीचे नहीं जाएंगे। आगे चल में, तो ये क्यों होता है हम देखेंगे। नोट द डेप्थ that each of the sphere goes into the wax. डेप्थ यानी कितनी गहराई तक वो जा रहे हैं, इसको नोट करोगे, ये ऑब्जर्व करना है। तो क्या हमें मिलेगा, the sphere which absorb more heat from the water will give more heat to wax. अब जो स्पीयर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर से, उसमें ज्यादा हीट होगी, और जिसमें ज्यादा हीट होगी वो ज्यादा डीप जाएगा। आगे दिन में ज्यादा हीट होगी तो ज्यादा वैक्स मेल्ट होगा और वो अंदर तक जाएगा, और कम हीट होगी तो कम वैक्स मेल्ट होगा और कम डेप्थ होगी उसकी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, सो मोर वैक्स विल दस मेल्ट एंड द स्पीयर विल गो डीपर इन द वैक्स। तो जो स्पीयर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा वैक्स को मेल्ट करेगा और ज्यादा डीप तक जाएगा। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट The iron sphere goes deepest into the wax. तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो आयरन का स्पीयर था वो डीपेस्ट गया, सबसे ज्यादा अंदर कौन गया, आयरन का स्पीयर। उसके बाद लिस्ट कौन था, लीड। सबसे कम डीप में कौन गया, लीड। और जो कॉपर था वो इंटरमीडिएट, मतलब इन दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, जो आयरन का स्पीयर था वो सबसे ज्यादा अंदर गया, डीप में गया, डेप्थ में गया। जो लेड का था वो लिस्ट गया, सबसे कम डेप्थ उसकी थी, और जो कॉपर था वो दोनों के बीच में उसकी डेप्थ, इंटरमीडिएट बोलते हैं उसको। ठीक है, सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द आयरन स्पीयर गोज डीपेस्ट इनटू द वैक्स, lead sphere goes the least and copper sphere goes to intermediate depth। इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच। ठीक है, ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, दोनों के बीच में कॉपर। अभी क्यों होता, क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट फॉर इक्वल राइजिंग टेम्परेचर द 3 spheres have absorbed डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब क्या होगा, भले ही टेम्परेचर उनका सेम था 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो हीट एब्जॉर्ब किया वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट था। समझ में आ गया, वाटर में जब हम उनको डाले बॉइलिंग वाटर में, तो तीनों ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया और उनका टेम्परेचर क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस तक हो गया तीनों का। लेकिन जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो डिफरेंट है, डिफरेंट मटेरियल। आयरन के लिए डिफरेंट होगा, कॉपर के लिए डिफरेंट होगा और लेड के लिए डिफरेंट होगा। आगे दिन में, तो हर एक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने। आगे दिन में अलग अलग डिफरेंट होती है, हर मटेरियल के लिए ये कैपेसिटी डिफरेंट होगी, हीट एब्जॉर्ब करने की जो उसकी कैपेसिटी है डिफरेंट होगी।
आगे ध्यान में, आयरन की कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसमें हीट ज्यादा है, और हीट ज्यादा होने की वजह से हीट कहां ट्रांसफर हो जाएगी, वैक्स को मेल्ट करने, और ये ज्यादा हीट होने से ज्यादा वैक्स मेल्ट होगा, और ज्यादा वैक्स मेल्ट हो रहा है इसलिए ये ज्यादा डीप में जा रहा है, इसकी डेप्थ ज्यादा। जबकि कॉपर में हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कंपेयर टू आयरन कम है। आगे ध्यान में, तो कम हीट एब्जॉर्ब किया इसने इसके अंदर हीट कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, कम डेप्थ में जाएगा, कम वैक्स यहां मेल्ट होगा, और लीड की कैपेसिटी इससे भी कम है, कॉपर से भी कम है हीट को एब्जॉर्ब करने की, तो उसमें हीट और भी कम होगी, कॉपर से भी कम हो जाएगी, तो ये कम वैक्स को मेल्ट करेगा, उसकी वजह से कम डेप्थ में जाएगा। समझ में आ गया? तो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग द हीट, तो इसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया? इट इज द कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब द हीट, तो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, ये प्रॉपर्टी है हीट को एब्जॉर्ब करने की, और ये प्रॉपर्टी सबके लिए सेम होती है क्या? नहीं होती, भले वो टेम्परेचर सेम हो गया होगा, लेकिन हीट उसमें अलग अलग है। उस दिन भी एग्जांपल बताया था मैंने, एक कप ऑफ वाटर लिया हमने, कप में वाटर लिया, और एक बाउल में वाटर लिया, बड़े, ठीक है, टब में हमने वाटर लिया, दोनों का टेम्परेचर भले ही सेम हो सकता है, लेकिन हीट दोनों में सेम है क्या? नहीं है। ठीक है, आप एक टब के वाटर को अगर गर्म करना है तो बहुत ज्यादा हीट उसको देना पड़ेगा, मतलब हीट कंटेंट ज्यादा उसमें, जबकि टेम्परेचर 100 डिग्री, और एक कप के वाटर को तो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर भले सेम है, लेकिन हीट दोनों में कैसी है? डिफरेंट। आगे देखिए, अब यहाँ हमने इक्वल मासेस लिया है, अब यहाँ तो हमने एग्जांपल लिया, चलो मास अलग अलग है, एक कप ऑफ वाटर लिया हमने, ठीक है, तो उसका मास अलग होगा वाटर का, और जो हमने बड़ा बाउल लिया उसका मास अलग होगा, तो उस वजह से हुआ। लेकिन यहाँ हम मास जब इक्वल ले रहे हैं तो किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है? मटेरियल की वजह से। अगर ध्यान में, तो हर एक मटेरियल की कैपेसिटी होती है अलग अलग होती है, हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंपल। अगर ध्यान में, तो चलो यहाँ देखो दिया आपकी बुक में, दिस शोज दैट द फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर द थ्री स्फीयर्स हैव एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, मतलब तीनों स्फीयर ने भले टेम्परेचर इक्वल है, लेकिन जो हीट एब्जॉर्ब किए वो क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि तीनों में हमें अलग अलग रिजल्ट मिला। ठीक है, this means that the property which determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for three sphere. ठीक है, तो property which determines the amount of heat absorbed, तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया, कितने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, ये तीनों के लिए क्या बोलते हैं? डिफरेंट है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर मटेरियल, उसी को बोलेंगे उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया? तो आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, लेड के लिए अलग होगी। समझ में आ गया? एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उस मटेरियल, इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको और हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटेटिवली, तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की, सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट यानी क्या होती है? ये हमने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, यानी एक कैपेसिटी होती है, एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, कितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है। ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कब बोलेंगे स्पेसिफिक हीट? इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट इतनी है, तो उसके लिए हम कैसे मेजर करते हैं उसको? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 यूनिट मास लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट मास किसी सब्सटेंस का लेंगे और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर ध्यान में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस तो ऑब्जेक्ट कितना लेना है हमें? 1 यूनिट मास, उसका मास कितना होगा? 1 यूनिट मास है ना 1, ठीक है, तो यूनिट मास अगर हमने लिया और उसका टेम्परेचर हमें कितने से रेस करना है? 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। इस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, दैट हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट, ठीक है।
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called specific heat of that object. तो specific heat का यूनिट क्या होगा? The specific heat capacity is denoted by letter C. Small c लेटर से उसको डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो आपको डेफिनेशन लिखना है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, जो हमने अभी देखा. The property of the substance in which the amount of heat absorbed by a substance is different for डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए कैपेसिटी डिफरेंट होती है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट यानी क्या होगा, तो यूनिट मास का अगर ऑब्जेक्ट है और उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फिर उसका तो स्पेसिफिक हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से. ठीक है, तो स्मॉल लेटर सी यूज करते हैं हम स्पेसिफिक हीट डिनोट करने के लिए. ऐसा यूनिट क्या है स्पेसिफिक हीट का, तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ऐसा यूनिट हो गया. तो जूल ऐसा यूनिट में केजी होता है और डिग्री सेल्सियस. उसी तरह से सीजीएस यूनिट हम लेंगे तो स्मॉल यूनिट लेते तो क्या होगा, जूल के जगह कैलोरी, किलोग्राम के जगह हो जाएगा ग्राम. तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. समझ में आ रहा है? तो ऐसा यूनिट में स्पेसिफिक होता है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, तो सीजीएस में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आपके बुक में देखो कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ, ये चार्ट दिया हुआ नीचे. ठीक है, पेज नंबर 68. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस आपको दिया हुआ है. देखो वाटर, तो स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस 1 दिया है. फिर पैराफिन दिया है, केरोसिन, एल्यूमिनियम, फिर आयरन, कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी दिया हुआ. ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट बोला जाता है इसको, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल सी से. ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ या कितना रिलीज हुआ, इसका फॉर्मूला कैसे हम फाइंड करें. तो आपको नोट कर लेना है डेफिनेशंस पॉइंट. अब हम देखेंगे फार्मूला फॉर हीट एनर्जी. ठीक है, फार्मूला फॉर हीट एनर्जी मतलब कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ या गेन हुआ. फार्मूला फॉर हीट एनर्जी गेन मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमने बढ़ाया, उसको हीट किया, तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, ये फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला. उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होता है, तो कम कब होगा, उसमें से हीट एनर्जी लॉस हो जाएगी. आगे दिन में हीट सप्लाई कर रहे तो हीट गेन करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका. समझ में आ रहा है? तो उस वक्त क्या होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मतलब गेन होगी. तो हीट एनर्जी गेन करने का फार्मूला, और जब टेम्परेचर डाउन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हीट एनर्जी क्या होगी, उसमें से निकल जाएगी, तो लॉस्ट हो जाएगी. तो दोनों का फार्मूला क्या है, हीट एनर्जी गेन. तो एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी यानी क्या होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी कितना राइज हुआ टेम्परेचर. मान लो इनिशियल टेम्परेचर, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया, उसका इनिशियल टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस है, और इसको आपने हीट दिए, और हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, और हो गया ये 20 डिग्री सेल्सियस. आगे ध्यान में, तो कितने से बढ़ा, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे हम. तो 20 माइनस 15 क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा टी क्या हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो दो टेम्परेचर लेके, इनिशियल टेम्परेचर मान लो T1 है, और फाइनल टेम्परेचर हीट देने के बाद जो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसको मान लो T2 देंगे. तो T2 माइनस T1 यानी क्या होगा, डेल्टा टी. तो डेल्टा टी मतलब समझ में आ गया, राइज इन टेम्परेचर, कितने से बढ़ा, चेंज इन टेम्परेचर. तो यह मैंने क्या हो गया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो वो जो ऑब्जेक्ट आपको दिया, जिसको आपने हीट किया, जिसका टेम्परेचर राइज हुआ, उसका मास कितना है, सी, यानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है उस ऑब्जेक्ट की. अगर आयरन का है, कॉपर का आपको दिया रहे ऑब्जेक्ट का है, तो हर एक की कैपेसिटी आपको टेबल में दिया डिफरेंट मटेरियल की. ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट आपको दी रहेगी, तो हो गया सी. और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर दिया रहेगा, पहले इतना टेम्परेचर था और हीट देने के बाद इतना टेम्परेचर था, तो दोनों का डिफरेंस यानी हो गया डेल्टा. तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन यानी हमें क्या मिलेगा, हीट एनर्जी गेन. तो कितनी हीट एनर्जी उसने गेन किया. ठीक है,
उसी तरह से हीट एनर्जी लॉस फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर राइज हुआ और यहाँ क्या लॉस्ट होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। मान लो इनिशियली 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और तो ये हो गया T1 और उसका टेम्परेचर का डाउन हो जाता है, मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर कम कब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसमें से हीट लॉस्ट होती है, बाहर निकलती है तब, ठीक है। तो तब भी हमें कितना डाउन हुआ वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, T1 माइनस T2, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको बोलते हैं हम डेल्टा, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ, पहले 15 से 20 गया तो कितने से चेंज हुआ, 5 डिग्री से, और 15 से 10 आया तो 5 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर, तो ये होगी डेल्टा टी की वैल्यू, यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है हीट एनर्जी गेन और हीट एनर्जी लॉस। लॉस कब होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा, और गेन कब होगा हीट एनर्जी का, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फार्मूला ध्यान में रखना, इसके ऊपर हम एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। तो फार्मूला किसके लिए है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एंड गेन या हीट एनर्जी लॉस कितना हुआ, उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। तो लिख लो इसे, नोट कर लो। अभी हम पढ़ेंगे हीट एक्सचेंज क्या होता है। हीट एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट में हीट का एक्सचेंज होगा। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे, एक हॉट है और एक कोल्ड है, तो दोनों में क्या होगा, हीट का एक्सचेंज। लेकिन किस तरह से होगा एक्सचेंज, तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है उससे हीट कहां ट्रांसफर होगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट। सिंपल एग्जांपल हम घर में करते हैं, ठीक है। आप नहाने के लिए पानी गर्म पानी लेते हो, अगर ज्यादा गर्म हो गया तो उसमें क्या डालते हैं हम, ठंडा पानी, ठीक है। तो वो पानी गर्म होता है, गर्म रहता है या पूरा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो हॉट वाटर है हमें उतना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा कूल करना है, तो क्या करेंगे, उसमें हम कोल्ड वाटर डालेंगे। तो जो हॉट वाटर है अपनी हीट किसको ट्रांसफर कर रहा है, वो कोल्ड वाटर, जिसकी वजह से उसको हॉटनेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। आगे ध्यान में, तो मतलब क्या होता है, इफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो जब भी हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट में हम हीट एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, हमेशा द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी हीट एनर्जी लॉस करेगा, लूज करेगा, ठीक है। Due to the gain of energy and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy, तो हीट एनर्जी लॉस होगी किसमें से, हॉट ऑब्जेक्ट में से, और कौन गेन करेगा उसको, कौन गेन करेगा, कोल्ड वाला ऑब्जेक्ट गेन करेगा, ठीक है। तो कोल्ड वाला ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी लूज कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसे बोलते हैं हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये कब तक एक्सचेंज होगा, कब तक होगा ये, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। अगर मान लो मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिया, एक हॉट है और एक कोल्ड है, ठीक है। अब ये जब दोनों एक दूसरे के साथ में आएंगे तो क्या होगा, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा क्योंकि ये एनर्जी गेन कर रहा है, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि ये इसकी एनर्जी लॉस हो रही है, हीट एनर्जी इसकी लॉस हो रही है। कब तक होगा ये, इसकी हीट एनर्जी इसमें कब तक आती रहेगी, कब तक ये गेन करते रहेगा या कब तक ये लॉस करते रहेगा, जब दोनों भी इक्वल नहीं हो जाए। दोनों का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। उसी तरह से जैसा एग्जांपल दिया मैंने, हम पानी वाटर अगर ज्यादा गर्म है तो उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें कोल्ड वाटर ऐड करते हैं। कब तक, जब तक हमें सही टेम्परेचर का पानी नहीं मिल रहा, वाटर नहीं मिल रहा। तो क्या हो रहा है, जो हॉट वाटर है वो अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। तो कोल्ड वाटर हीट एनर्जी गेन कर रहा है, जिसके वजह से हॉट वाटर का हॉटनेस कम होती है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। आगे ध्यान में, तो सेम यहाँ होता है, तो इसे बोलते हैं हम हीट एक्सचेंज। अब अगर मान लो हीट, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, क्या है प्रिंसिपल। अभी देखो, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को अगर एनवायरमेंट में कर रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर है। अब ये जो है पूरी की पूरी यहाँ नहीं आएगी। अगर हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट हम पास में भी रखते हैं, लेकिन क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट के अलावा सराउंडिंग में एयर से कांटेक्ट में, तो इसकी हीट पूरी की पूरी इधर नहीं आएगी, थोड़ी हीट सराउंडिंग में भी जाएगी, तो कंप्लीट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा।
उसके लिए मान लो अगर हम इस तरह से आइसोलेशन बना लेते, ऐसा बॉक्स बना लेते इंसुलेशन ये करके कि बाहर की हीट अंदर ना आ सके और अंदर की हीट बाहर ना जा सके। ठीक है, अगर सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसमें हीट ट्रांसफर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, तो टोटल हीट ट्रांसफर होगा। अगर हम एनवायरमेंट में ले रहे तो टोटल हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि कुछ हीट इसकी क्या जा रही है, बाहर भी जा रही है, तो टोटल हीट इसमें ट्रांसफर हो रही क्या, नहीं हो रही, तो हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो प्रिंसिपल कहाँ किसके लिए लेते हैं हम, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट। तो हॉट ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट एनर्जी लॉस किया इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो जितनी एनर्जी लॉस करेगा उतना कौन लेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन कब पॉसिबल है ये, जब ये दोनों आइसोलेट होंगे। तब आइसोलेट का मतलब बाकी एनवायरमेंट से अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज दूसरी तरफ भी होगा, तो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट। तो हॉट ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी लॉस कर रहा है ये किसके बराबर है, इक्वल है हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। दोनों इक्वल होता है, एक ने लॉस करना है तो जितनी एनर्जी लॉस कर रहा है हॉट ऑब्जेक्ट उतनी एनर्जी कौन गेन कर रहा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन आइसोलेशन में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बॉक्स लिया हमने, आइसोलेट किया इसको, मतलब इंसुलेशन लगाया, तो बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, एयर अंदर नहीं जा सकती, या अंदर की हीट बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसका मतलब हीट ट्रांसफर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट में होगा। तो हमें क्या दिखाई देगा, जितनी हीट हॉट ऑब्जेक्ट ने लॉस किया है, तो टोटल हीट किसने गेन किया है, कोल्ड ऑब्जेक्ट, उतनी ही, जितना ही लॉस करेगा उतना ही लेगा। और कब तक होता है ये, इक्वल आने तक, दोनों के टेम्परेचर इक्वल आने तक। तो हमें क्या मिलेगा, जितना हीट इसने लॉस किया उतना इसने गेन किया। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो नोट कर लो आप हीट एक्सचेंज।